ये जो हमारे तीन देश हैं जो मूल रूप से एक ही देश हुआ करते थे, इंडो पाक अफगान ट्रायोलॉजी, और साथ में हम लेके चल रहे हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है, इंडो पाक अफगान ट्रायोलॉजी और फुटप्रिंट ऑफ जिहाद, जिहाद के पद चिन्ह। क्योंकि हम सब बच्चे से बड़े हुए हैं, मेरे आयु के लोगों ने तो इसको देखा ही है, नए उम्र के बच्चे कम जानते होंगे। पाकिस्तान एक टेरर एक्सपोर्ट फैक्ट्री है। पूरी दुनिया में जिहाद का कॉन्सेप्ट और जिहादियों को एक्सपोर्ट करने का काम पाकिस्तान ने किया है, ये हम सब देख रहे हैं। और उससे सबसे ज्यादा जो कष्ट हुआ है वो हम लोगों को ही सबसे ज्यादा उससे कष्ट होता है। भारत को बहुत कष्ट होता है। हमारे देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहां पे जिहाद ने रक्त न बहाया हो, और जिससे हमारे देश ने इतने कष्ट पाकर आज तक उस आक्रमण का सामना भी किया है। ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है। ये आमने सामने की लड़ाई में तो हमारी पराक्रमी आर्मी ने हर बार इनको धूल चटाई है, लेकिन ये जो धोखे का वार है उससे हमारे पूरे देश में जगह जगह रक्त रंजित होते हुए हमने व्यवस्थाओं और चीजों को देखा है। तो इसी पर बात करने के लिए आपके सामने जो तीनों लोग बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। वैभव भाई से अभी अभी मैंने आपका परिचय करवाया। सरदार रमणीक मान जी पिछले सत्र से लगातार हमारे साथ हैं, और हमारे आदरणीय बड़े भाई जिनको राजस्थान में चलता फिरता पत्रकारों का विद्यालय विश्वविद्यालय कहा जाता है। हमारे सदन में भी कई ऐसे पत्रकार मित्र होंगे जिन्होंने आपके हाथ के नीचे ट्रेनिंग पाई है और आज अपने क्षेत्र में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। और अभी रितम नाम का जो प्रोजेक्ट है हमारा संघ का, उसको नेशनल हेड के तौर पे देख रहे हैं। तो ऐसे सभी गणमान्य विद्वान लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। मैं वैभव भाई आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि हम बाकी के लोग तो दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन आप पूरे समय इसी रिसर्च, इसी एनालिसिस और इसी प्रकार की चीजों में व्यस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं। और हमको भी कभी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है या कुछ हमको वेरीफाई करना होता है, तो हम सब लोग पहला फोन कॉल आपको ही करते हैं किसी भी घटना पर आपका व्यू समझने के लिए। तो आज का जो विषय है उस पर एक बार आप अपना ओपनिंग नोट देने का कष्ट करें। धन्यवाद जय भाई। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सबसे पहले कि आपने हमको यहाँ बुलाया, और जो श्रोता यहाँ हैं आपका भी धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला इस सत्र के लिए। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी होती हैं, और सोशल मीडिया पे तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई दिन निकलता होगा जब इस तरह की कोई बहस, कोई मुबाहिसा, कोई डिबेट या कोई डिस्कशन ना हो रहा हो। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर के मुझे लगता है कि भारत में जो चर्चाएं होनी चाहिए और जितनी चर्चाएं होनी चाहिए उतनी नहीं होती, और ये हमारी वही गलती है जो हम पिछले कई 100 साल से करते आ रहे हैं। हमको ये लगता है कि अफगानिस्तान बहुत दूर है, अफगानिस्तान से हमारा क्या लेना देना है, अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर भी नहीं मिलता, हम अफगानिस्तान को क्यों डिस्कस करते हैं। कुछ लोग तो इस लेवल तक भी जाते हैं कि यार हम पाकिस्तान को भी क्यों डिस्कस करते हैं, वो तो एक फेल्ड स्टेट है, एक फेल्ड स्टेट से हमें क्यों कंपटीशन करना है, हमें उसको क्यों डिस्कस करना है। और यही मैं समझता हूं मूलभूत कारण है कि आज भारत के पास अगर आप देखें तो उत्तर में आधा कश्मीर बचा है, पूरब में आधा बंगाल बचा है, और पश्चिम में देखें तो आधा पंजाब बचा है। और अगर आप दक्षिण में, यह हमारा सौभाग्य है कि हिंद महासागर है, कोई देश नहीं। श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है, वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप फौज में देखें तो फौज में एक लाइन बड़ी मशहूर है जिसे कहते हैं खबर दुश्मन की। आपको अपने दुश्मन की खबर होनी चाहिए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर आप अपने दुश्मन को जानते नहीं, आप अपने शत्रु के विषय में नहीं जानते, वो क्या सोचता है, वो क्या खाता है, वो किस परिस्थिति में किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी अपने घर के अंदर क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या शक्तियां हैं, तो आप वो गलती दोहराते रहेंगे, जिसके नतीजे में जैसे मैंने बताया कि आज आपका देश सिकुड़ते 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 यहां तक सिकुड़ गया है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ पिछले साल, और उस सत्ता परिवर्तन के नतीजे में एक ऐसे लोग आए
जो कि इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म, इस्लामी विस्तारवादी सोच के हामी हैं। उनको ये अब गलतफहमी है, ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने सोवियत यूनियन को हराया अफगानिस्तान में, तो इनको ये लगा कि भाई हमने विश्व की इतनी बड़ी शक्ति को हराया, और 15 साल बाद इन्होंने फिर दुनिया की आज की इकलौती विश्व शक्ति अमेरिका को हराया है। तो आप उनका विश्वास सोचिए कि किस स्तर पे होगा, किस 7वें आसमान पे होगा। और उसके बावजूद अगर हम भारत में अफगानिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया, हम आगे इस पे बात करेंगे। तो मेरे ओपनिंग रिमार्क्स यही हैं कि हमें अपनी मीडिया पे, अपने घरों में, अपने समाज में इसके ऊपर चर्चाएं करनी चाहिए और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। रमणीक भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे वैभव भाई ने अभी प्रकाश डाला हम सबके बीच में। पिछले साल 28 जुलाई को 2021 में तालिबान ने घेरा डाल दिया काबुल के चारों तरफ, और अमेरिकन तो बोल ही रहे थे हमें निकलना है। अफगान जो गार्ड्स थे, उनकी अपनी आर्मी जो अमेरिका के द्वारा ट्रेंड की गई थी, उसने अपने हथियार डाल ही दिए थे। 28 जुलाई के बाद हमें लग रहा था कल अंदर आ जाएंगे काबुल में, परसों आ जाएंगे, लेकिन वो आते हैं 15 अगस्त को। आप में से कितने लोगों ने इस बात पे संज्ञान लिया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब वो 28 जुलाई को इस परिस्थिति में थे कि वो 1 घंटे में काबुल पे कब्जा कर सकते थे, उन्होंने 15 अगस्त तक की प्रतीक्षा क्यों की? और साथ ही जब उन्होंने अपनी सरकार के पदाधिकारी डिक्लेयर किए, वो उन्होंने 9/11 की बरसी पे 11 सितंबर को किए। तो इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं रमणीक भाई, एक विश्लेषक होने के नाते? देखिए, आप पहले तो ये समझिए कि जब हम, जैसे आपने ओपनिंग में कहा यश भाई के, जय भाई के, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान एक समय पे भारत का हिस्सा थे, तो ये और भी जितने स्थान है ना, आप दमेस्कस से लेके और कंधार से लेके और आप समरकंद तक जो है ना, ये सब भारत का हिस्सा रहे हैं। और अगर आप यकीन मानिए, और मैं आज ये समझता हूँ कि these words में एक्चुअली प्रूव टू बी प्रोफेटिक। पाकिस्तान टूटा, उस वक्त एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी भारत की, उस वक्त मुक्ति वाहिनी को इनकरेज किया गया और बांग्लादेश अलग हुआ। और अगला टूटेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान तो टूटेगा, अगला चीन भी टूटेगा, क्योंकि यूएसएसआर की जब बात करते हैं तो यूएसएसआर भी टूटा, इतनी बड़ी विश्व की महाशक्ति टूटी। ये चीन का भी वही दौर आएगा, वही आलम आएगा। और आपने जो बात कही कि जो सिंबॉलिज्म उन तारीखों में कि किस दिन उन्होंने काबुल के ऊपर जाके कब्जा लिया और किस दिन उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है या जो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है वो करी, तो उसके पीछे सिंबॉलिज्म क्या था? सिंबॉलिज्म रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं आपको इतना आज वाजे कर देता हूं कि किसी को अगर हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती, तो एक आपको ना देसी भाषा में समझाता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तगड़े होके ना 1971 में इनका बहम निकाला था पाकिस्तानियों का, इनके देश के 2 टुकड़े किए थे। इनका जर्नल A.K. न्याजी वहां घुटनों के बल बैठे थे, इनकी वर्दियां उतरवाई थी, इनके हथियार जमा कराए थे। इनका एक बार फिर बहम निकालेंगे तो ये ठीक होंगे, तब तक ये छोटा सा मुल्क है, ये दुखी करता रहेगा। ये सिंबॉलिज्म वगैरह ये सब ये पार्ट ऑफ नैरेटिव है कि जी हमने 9/11 को, 9/11 को हमने अपना कैबिनेट स्थापित किया, 15 अगस्त को हमने टेक ओवर। कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है जब तुमने कर ही लिया। और वो मुल्क दरअसल अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलके ऑन द प्लेटर तालिबान के हाथ में दिया है। कोई अगर वहां पे जंग चलती रहती, अगर जिस तरह आप यूक्रेन में रशिया को रेजिस्ट करने के लिए एक बॉटमलेस पिट की तरह वहां पे पैसा, एड, हथियार दिए जा रहे हैं, उसी तरीके से यहां पे अगर कंटेस्ट किया जाता तो आपको लगता है तालिबान टेक ओवर कर लेता? वो एक विल थी, उसके तहत तालिबान वाज गिवन अफगानिस्तान ऑन द प्लेटर। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं कि देखिए जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही काम करती है। पाकिस्तान और यूएस ने मिल के अफगानिस्तान तालिबान को दिया, ये आप लिख के रख लीजिए। तो सिंबॉलिज्म आते जाते रहेंगे, तारीखें बदलती रहेंगी। आज बता रहा हूं, जैसे वैभव ने कहा कि देश छोटा सा रह गया, आने वाला वक्त भारत का है, ये बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगे,
ये दोबारा ये बॉर्डर्स फैल, और भारत अब बड़ा होगा। हम भारत की बात करते हैं, हम भारतवर्ष की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंडिया की। 15 अगस्त इंडिया था ना भाई, आप सदा भारत का बताइए ना तारीख क्या देंगे आप। तो हमको इन बातों से मत आप फिक्र कीजिए, ये उनका प्रयास है हमारे को चिढ़ाने का या हमारे कोई नमक लगाने का, लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। 15 अगस्त को तो हम टूटे थे भाई, आजाद थोड़ा ना हुए थे। तो बढ़ेगा आगे, ये बेहतर होगा भाई साहब, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है। और पॉलिटिकल विल होगी, आवर आर्मी इज केपेबल। देखो 565 रियासतें थी, उन 565 रियासतों ने मुगलों को कभी पूरे भारत पे कब्जा नहीं करने दिया। उसके बाद आज भारत एक है और एक फौज है हमारी, और ये फौज आपको लगता है कि इन लोगों को कहीं हमारे 1 इंच भी जमीन लेने देगी? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और हमारे ना देसी भाषा में कहते हैं कि ਇਹਦਾ बैम कटना है, या हरियाणा में कहते हैं इसका बैम काटेंगे। तो चीन का और पाकिस्तान का दोनों का बैम निकलेगा इस बार, आप फिक्र ना कीजिए, समय आने दीजिए। जी रमणीक जी, रमणीक जी ने बहुत ही बात की। एक इतिहास से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दी जो हम सबको समझनी चाहिए। छोटी छोटी रियासतें और छोटी छोटी सेनाएं, ये पुराना भारत था। नए भारत में एक राजा है जो मां गंगा की आरती करता है त्रिपुंड लगा के। नए भारत का एक बॉर्डर है, नए भारत की एक आर्मी है। तो ये त्रिपुंड लगाने वाला एक राजा, हमारे देश की एक पराक्रमी आर्मी, वो बहुत सक्षम है भारत के बॉर्डरों की सुरक्षा करने के लिए। फिर भी चूंकि कंसिस्टेंसी, सततता बहुत है जिहाद के कंसेप्ट में, और लगे रहते हैं बेहतर हूरों के लालच में कहिए या किसी और काम से कहिए, पर वो पीछा छोड़ते नहीं है। ये उनके अंदर भी एक सतत परिश्रम करने का एक भाव, एक रेडिकल भाव उनके अंदर नजर आता है। तो मैं आदरणीय बड़े भाई प्रताप जी से कहूंगा कि वे भी अपनी बात इस पर रखें कि वो इसको अपने नजरिए से कैसे देखते हैं। नमस्कार, इस ज्ञानम मंच पे अवसर देने के लिए। रमणीक जी ने और वैभव जी ने जो बात कही वो बिल्कुल मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जय ने कहा कि 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की, काबुल पे कब्जा किया, उसके बाद वो 11/9 को जाकर वो अपनी कैबिनेट बनाते हैं। वो एक समय था जब पैन इस्लाम का नारा भी उठा था, और ये हमारे देश के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति भी थी कि अब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी हमारे खिलाफ एक तालिबान के रूप में खड़ा हो गया। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तालिबान, तो हम देख रहे हैं कि पैन इस्लाम का वो जो कंसेप्ट था वो ख़त्म होता गया। कहाँ जब अफगानिस्तान भूखे मर रहा था, वहाँ अनाज की कमी थी, पाकिस्तान ने रास्ता बंद कर दिया था, भारत अनाज देने को तैयार था और पाकिस्तान उसको भूखे मरने को छोड़ रहा था। डूरंट लाइन की बात आई तो डूरंट लाइन को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान की सेना और तालिबानियों के बीच में जो आपस में लड़ाई हुई, वो सबने देखी कि किस तरह से सीधे सीधे तालिबानियों ने पाकिस्तान की सेना को धमकी दी और पाकिस्तान को कई जगह पीछे हटना पड़ा। तो साफ तौर पे एक बात तो जाहिर है कि अफगानिस्तान के तालिबान से उस तरह का खतरा नहीं है। बात एक जो जय ने भी कही और रमणीक जी ने कही कि हमारे पास इस समय सशक्त सरकार है, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात हमारी जनता को समझने की है कि आज अफगानिस्तान से हमें कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह ही इस्लाम है और मुसलमान है। तालिबान ज़्यादा कट्टर मुसलमान है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि हमें दोनों को डील अलग अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बेसिक जो थॉट है वो भारत के अगेंस्ट है, लेकिन अफगानिस्तान हमारे साथ आ सकता है और हम जियो पॉलिटिक्स में हम अफगानिस्तान को साथ लेते हुए, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, हम जब जानते हैं कि पुराने ज़माने में भी वो सारे कन्वर्टेड हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमारे ही जो पूर्वज थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे और उनमें भी अभी वही क्लान सिस्टम है, अभी भी उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के खिलाफ एक भावना भी है। तो इन सब का लाभ उठाते हुए मुझे लगता है कि अगर जिस तरह से सरकार जिस दिशा में चल रही है, क्योंकि सारी बातें जो सरकार की वो सामने हमारे नहीं आती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे अफगानिस्तान को लेकर हमारी जो आज से 1 साल पहले चिंता थी, आज हम अफगानिस्तान को लेकर उस तरह से चिंतित नहीं है। तो साफ तौर पे जाहिर है कि अफगानिस्तान खतरा नहीं है। और जो रमणीक जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम धीरे धीरे इस बात को समझते गए। तो पाकिस्तान जिस तरह से अंदर से टूट रहा है, खोखला हो गया है, आर्थिक रूप से
कमज़ोर हो गया है, वहाँ आपस में लड़ाई हो रही है, सरकार स्थिर नहीं है, सेना भी आपस में उसमें भी ग्रुप बन गए हैं और एक जनरल दूसरे जनरल के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे जो पाकिस्तान टूटेगा, कमज़ोर होगा, अफगानिस्तान लगता है कि हम उसको और साथ ला पाएंगे और निश्चित तौर पे जो अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा भी होगा, क्योंकि जब तक हम अफगानिस्तान को अपने साथ नहीं मिला लेते, निश्चित तौर पे ये बात है कि ये एक ऐसी प्राकृतिक भूमि का हिस्सा है जो अगर पूरा नहीं होगा तो सुरक्षित नहीं होगा। अगर हम हिंदू कुश तक चले जाएंगे, हिंदू कुश के पार चले जाएंगे तो हम पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। ये इस भूमि की एक विशेषता है। तो उसके लिए हमें आज से ही हमें जागरूकता लानी होगी, हमें समझना होगा और हमारी इस मानसिकता को भी समझना होगा कि हम जब इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि हम जिहाद के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश में ही जिहाद की परिस्थितियां हैं, उन सब परिस्थितियों में हम सारे के सारे इस्लामी देशों को एक ही थैली में नहीं रखकर हम उनको अलग अलग करने की कोशिश करें, स्ट्रेटेजिकली उनको अलग अलग करें, उनके साथ डीलिंग अलग अलग करें, उनके साथ व्यवहार अलग अलग करें और उस स्ट्रेटेजी के साथ हम चले तो निश्चित तौर पे हम इस पैन इस्लाम के इस नारे को भी खत्म कर पाएंगे और साथ में जो अखंड भारत का सपना है वो भी देख पाएंगे। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद भाई साहब। वैभव भाई, एक आपको घटना याद दिलाना चाहूंगा और इस पे आप और मैं कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। 2008 में हक्कानी नेटवर्क जो तालिबान का सबसे बड़ा धड़ा है, उसके द्वारा भारतीय अधिकारियों को उड़ाने के लिए आईएसआई ने सुपारी दी, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। और एक दिन कार बॉम्बिंग के अंदर हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर साहब और हमारे एक फॉरेन अफेयर्स के अधिकारी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी, उनको कार बॉम्बिंग के जरिए भारत के दूतावास में चिथड़े चिथड़े करके उड़ा दिया गया। उसमें एक और हमारे परिचित हैं जो वैभव जी के और मेरे अच्छे परिचित हैं, उनको भी उस दिन उस घटना का शिकार होना था, पर भाग्य से वो वहां पहुंच नहीं पाए और वो बच गए। आज वही सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की कैबिनेट का हिस्सा है। तालिबान बात करने के लिए तो बहुत बार आपने हमें गेहूं दी, इसके लिए धन्यवाद, आपने हमें दवाइयां दी, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन इस हद तक रेडिकल लोग जो दिन रात दारुल इस्लाम का सपना देखते रहते हैं और जो ये मानते हैं, क्योंकि जिन अधिकारी जो बच गए जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो जलालाबाद में लंबे समय पोस्टेड रहे और बहुत सारे ट्राइब एल्डर्स, वॉरलॉर्ड्स के साथ में उनका मिलना जुलना था। तो वो जब ये कहते थे कि भैया हम घोड़ों पे आए और हमने हिंदुस्तान जीत लिया, यार तुम हमारे सामने क्या करते हो, तो कहते थे जयपुर के राजा मान सिंह जी आए थे घोड़ों पे, तुमको मार मार के तुम्हारा दुम्बा बना दिया था और जयपुर का ध्वज पचरंगा, तुम्हारे जूते मारने के कारण 5 रंग लगे थे उनके और वो सवाई मान सिंह कहलाए थे। तो ऐसी चर्चाएं वहां पर होती हैं आज भी। मान महल, मान रोड काबुल में अब तालिबान ने नाम हटा दिए, लेकिन वो हैं। लेकिन इस तरीके का रेडिकल माइंडसेट बना चुके लोग, उनके साथ में ये मानना कि पहले हमारे ही थे या नहीं थे, अब कहां पहुंच गए और अब वो कैसे सोचते हैं। और आप इन सारी घटनाओं के बाद में जो तालिबान बन के यहां तक पहुंचा है, जिस अमेरिका ने फंड किया, जिस पाकिस्तान ने प्रमोट किया, ट्रेंड किया, वहां तक पहुंचाया, उस अमेरिका के साथ तो वो लड़े ही लड़े, रशिया के साथ में भी ये लोग लड़े और बाद में अब इन्होंने पाकिस्तान की भी नाक में दम कर रखा है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे भारत के प्रति कोई मन में अच्छे भाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या सिर्फ ये अवसरवाद है? देखिए, मैं एक प्रताप राव भाई साहब ने जो बात कही, मैं उससे एग्री करता हूं कि हमें उनके साथ एंगेज करना चाहिए। देखिए, हक्कानी नेटवर्क तालिबान का एक हिस्सा है, हाँ, द बिगेस्ट वन, बिगेस्ट कह सकते हैं, मोस्ट ब्रूटल कह लीजिए, मोस्ट लीथल कह लीजिए। लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काबुल में सत्ता किसकी है, अफगानिस्तान में जो वॉरलॉर्ड्स हैं वो अपनी मनमानी अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं, चाहे वो अशरफ गनी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो करजई गवर्नमेंट हो, चाहे आज तालिबान की गवर्नमेंट भी क्यों ना हो। जो वॉरलॉर्ड, अब मैं कहता हूं जैसे कि जाजई जैसे एक ट्राइब है, मलिक जई एक ट्राइब है, अब इन कबीलों के जो वॉरलॉर्ड हैं वो किसी को अलाउ नहीं करते, उसमें तालिबान को भी अलाउ नहीं करते वो अमल दखल के लिए। आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि अफगानिस्तान में अभी जो व्यवस्था चल रही है उसका हेड, उसका चीफ कौन है, उसका नाम क्या है, जिसको अमीर कहते हैं, इस्लामिक जो अमीरात है, टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। किसी को पता है कि उसका हेड कौन है अफगानिस्तान का इस समय? किसी को नहीं पता।
तो हमको ये सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो इस समय अमीर है इस्लामिक एमिरेट का, उसका नाम है हिबतुल्ला अखुंजादा। वो तालिबान का ही तो हेड है ना, लेकिन होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर हक्कानी है। क्यों? क्योंकि उसको फोर्स चाहिए। और जो हेड है तालिबान का वो काबुल में नहीं रहता, वो कंदहार में रहता है। वो काबुल में क्यों नहीं रहता? क्योंकि काबुल में उसको पता है कि हक्कानी उसको मरवा देगा अगला मौका मिलते ही। तो ये उनके अपने अंदर की भी लड़ाई है। हाल ही में अभी एक हफ्ते पहले लड़ाई छिड़ गई चमन बॉर्डर पे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 10 पाकिस्तानी फौजी तालिबान ने मार दिए। तो अब हमको यह निर्णय लेना है कि क्या सब कुछ वाकई हक्कानी के हाथ में? नहीं। जो लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं वो भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, अखुंजादा भी डिक्लेयर कर सकता है। हक्कानी लॉयलिस्ट है पाकिस्तान का, पूरी तालिबान लॉयलिस्ट नहीं है। अगर आपको याद हो, जो तालिबान की गवर्नमेंट हुआ करती थी 90s में, मुल्ला उमर जिसके उस समय अमीर थे, उस समय जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान का एम्बेसडर था मोहम्मद ज़ईफ, उसने किताब लिखी माई लाइफ विद तालिबान। में रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साहब वो किताब पढ़िए। वो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का एम्बेसडर था जिसको मुशर्रफ ने पैसे लेकर के अमेरिकन को बेच दिया। एक दूसरे देश के राजदूत को अपने देश से उठा करके भेज दिया पैसे के लिए। उसने किताब लिखी माई लाइफ विद तालिबान। उसमें उसने चरित्र वर्णन किया है कि एक पाकिस्तानी कैसा होता है। उस किताब में उसमें उसने बताया है कि इनके मुंह में 2 जबानें होती हैं, ये सच कब बोलते हैं शायद इनको भी याद नहीं होता, और दुनिया की सबसे मक्कार और धोखेबाज कौम है पाकिस्तानी। ये उसने चरित्र वर्णन किया पाकिस्तानियों का। तो अफगानिस्तान में जो संभावनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं। इस देखिए 2014 में जो गवर्नमेंट आई उसके पास ऑप्शन नहीं था तालिबान के साथ इंगेज करने का, क्योंकि उसको पिछले 10 साल से जो पॉलिसी कांग्रेस की गवर्नमेंट चला रही थी कि नहीं हम तो तालिबान से बात नहीं करेंगे, हम तो चुनी हुई सरकार से बात करेंगे। वो चुनी हुई सरकार जिसको अमेरिका ने चुना है, अफगानिस्तान के लोगों ने नहीं चुना, हम उससे बात करेंगे। तो वो उनको कंटिन्यूएशन में जाना पड़ा। लेकिन आज आप देखिए भारत के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जीएस पाई कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, जेपी सिंह नाम है उनका। आप देखिए आए दिन उनकी तस्वीरें आती हैं, वो अफगानिस्तान जाते हैं, काबुल जाते हैं, तालिबान के साथ इंगेज कर रहे हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमें फॉल्ट लाइंस ढूंढनी है अपने दुश्मन में। मैं नहीं कहता तालिबान हमारे दोस्त थे, हमारे दुश्मन है, लेकिन जब तक आप उनके अंदर की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे आप उनको डिफीट नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का चैंपियन दुनिया भर में लोकतंत्र अमेरिका को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमको हमारे हित प्यारे हैं। भारत का हित किसमें है? अगर हमारे हित तालिबान के साथ अगर बैठते हैं तो हम तालिबान के साथ जाएंगे, हमारे हित अगर पाकिस्तान के साथ जाते हैं पाकिस्तान के साथ जाएंगे। हमने कहां लिखा हुआ है कि भाई हम लोकतंत्र के साथ जाएंगे, भले ही हमारे जो है 2000 सैनिक मर जाए, भले ही हमारे देश के अंदर 50,000 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, भाई हमको हमारे हित प्यारे हैं, हम अपने हितों के हिसाब से काम करेंगे। तो तालिबान के साथ इंगेज कीजिए, तालिबान में दरार डालिए, जो कि हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो जैसे अभी प्रताप जी ने कहा कि भाई उनके अंदर जनरल्स की लड़ाई हो रही है आपस में। एक फॉर्मर आईएसआई चीफ को ऑफिस में बुला करके इस्तीफा ले लिया कि इस्तीफा दो वरना कोर्ट मार्शल करूंगा। 10 दिन पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सर्विंग चीफ को, मतलब सर्विंग ऑफिसर को, जो कि एक कोर कमांडर था। तो आपके इर्द गिर्द इतनी सारी चीजें हो रही हैं, और भारत इस समय, मैं कहता हूं ये सौभाग्य है इस देश का कि इस तरह की मैच्योर, इस तरह की ताकतवर लीडरशिप है, जो कि बालाकोट भी करने की क्षमता रखती है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता रखती है। और अगर हम बालाकोट में जा सकते हैं तो हम काबुल और कंधार भी जा सकते हैं। ये मैसेज हमने बहुत बढ़िया है। वैभव भाई ने एक नए तरीके की सोच आप सबके समक्ष रखी है कि हमारी सरकार अपनी सक्षम और सुदृढ़ सोच के साथ दुनिया में किसी के साथ भी इंगेज करने के लिए, बात करने के लिए तैयार है, जो समय की मांग है। और बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार की जो पॉलिसियां चली आ रही थी, उसके बाद में जब तालिबान टेक ओवर करने की तैयारी कर रहा था और दोहा में लगातार अलग अलग देश उनसे बात कर रहे थे, उस समय उस डायस्पोरा पे भारत को बात करने के लिए कोई आमंत्रित नहीं कर रहा था।
हम जैसे लोग जो इन विषयों को मंथन करते हैं, समझते हैं, हमें खराब भी बहुत लग रहा था, लेकिन भारत ने इतनी जल्दी उन सारी चीजों से बाहर आकर के और अपना मजबूत पैर काबुल तक पहुंचा दिया है। इसके लिए हमारी सरकार, हमारा एस्टेब्लिशमेंट बहुत बधाई का पात्र है। रमणीक भाई, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, पंजाब 60% एरिया पाकिस्तान में है और कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पंजाब बेस्ड है पूरी, 80-90% लोग उसमें पंजाब से हैं और कल्चरली भी बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं जो आजादी की वहां मांग कर रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो, फ्रंटियर का एरिया हो, वो सब लोग ये कहते हैं कि ये पंजाबी आर्मी ने हमको दबा के रखा है और वहां की फूट का एक बड़ा कारण भी यही बनेगा अंतपंत। साथ में अफगानिस्तान के लोगों को भी आम आदमी वहां का गाली देता हुआ मिलेगा पाकिस्तान को। क्रिकेट मैच का तमाशा तो पूरी दुनिया ने देखा, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए चीयर नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान के हारने पे खुशियां मना रहे थे और पाकिस्तानियों ने कुछ कहा तो उनको स्टेडियम में पीट भी लिया। तो आप पूरी घटना को, वहां की जनता को, पाकिस्तान के आमजन को या एस्टैब्लिशमेंट को कैसे कड़ियों को जोड़ते हैं रमणीक भाई? देखिए, क्या है कि आप जब भी कोई ऐसा विषय होता है तो आपको एक बार इतिहास में झांकना पड़ता है। और आपने चूंकि पंजाब की बात करी और अब इस प्रश्न में आपने पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों साथ ले लिए। सूबा बहुत बड़ा होता है, स्टेट बहुत बड़ी होती है, स्टेट की फौज बहुत बड़ी होती है। मैं मिसलों की बात करता हूँ, 12 मिसलें थी पंजाब की। उनमें से एक मिसल थी शुक्र चक्रिया मिसल। शुक्र चक्रिया मिसल के जनरल हरि सिंह नलवा, उन्होंने अफगानिस्तान फतेह की थी और बहुत लंबे समय तक अफगान माए जो है अपने बच्चों को कहती थी, चुप शाह हरि सिंह रगा ले, कि चुप कर जा, हरि सिंह आ जाएगा। और हरि सिंह नलवा और वो शुक्र चक्रिया मिसल जो है महाराजा रणजीत सिंह की मिसल, वो आज तक जिसको बहुत शान और शौकत से शलवार कमीज पहनते हैं ये पठान और ये पाकिस्तानी, इनकी बॉर्डर रेंजर हैं जो इनके वो, और इनके जो जितने तमाम तालिबानी है ये, वो सलवार कमीज उनको पहनाने वाले वो औरतों की वर्दी हरि सिंह नलवा थे। आप इतिहास में झांकिए, ये नेशनल ड्रेस है उनकी। और क्यों पहनाई है पाकिस्तान में नेशनल ड्रेस, और क्यों पहनते थे कि सलवार कमीज जिसने पहनी है औरत के ऊपर कभी भी उस मिसल के सिपाहियों ने हाथ नहीं उठाया, तो इतना खौफ उनके मनों के अंदर भर दिया था। ये डुएबल है, ये किया जा सकता है, ये किया गया है पहले भी। अगर आप महाराजा रणजीत सिंह की बात करेंगे, पंजाब की बात करते हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह हैज टू कम। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे उखाड़ के ले गए थे इन्होंने, वहां पे अपने औरंगजेबी मस्जिद में लगाए थे एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र में। वहां से वो दरवाजे उखाड़ के उनके घर में घुस के उनको मार के वापस ला के दरबार साहब में दर्शनी ड्यूटी में लगे जी दरवाजे आज वो सोमनाथ मंदिर। ये डुएबल है, ये ऐसा मतलब लगता है ना कि कितना ही बड़ा हुआ है जी, वो तो तालिबान है जी, वो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये आज 300 साल बीतने के बाद, 200 साल बीतने के बाद भी ये सलवार कमीज में घूम रहे हैं, इनके अंदर भय जना घुसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? ये एवरीथिंग इज डुएबल। एक पॉलिटिकल विल की बात होती है, एक अपॉर्चुन टाइम की बात होती है। जैसे वैभव सिंह कह रहे थे, इनके अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, दे हैव टू बी एक्सप्लोर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। और ये नेशनल बाउंड्रीज जो होती हैं, ये दे आर मेंट टू बी चेंज्ड, और ये फेवरेबली चेंज होंगी। मैं इस बात का बड़ा, मैं इसमें यकीन करता हूं, भरोसा करता हूं कि ये डुएबल है। किस दिन होगा ये, दैट हैज टू बी सीन। ये डिक्लेयर करके नहीं होता, जब करना होता हो जाता है। अच्छा, बलूचिस्तान की इनहेरेंट प्रॉब्लम है। पंजाबी आर्मी देखिए क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं वो सिंध है, पंजाब है, KPK है और आपका खैबर पख्तूनख्वा ये और बलूचिस्तान है। इनके अंदर आपसी इखलाफ नहीं है। आपसी इखलाफ ना होने का कारण ये है कि पहले तो इनके ऊपर वो जुबान जो थोपी गई जो इनकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, उर्दू एक्चुअली यूपी की लैंग्वेज है, और इन लोगों की अपनी कोई कल्चर नहीं। आपने बोला जी कल्चर सेम है, भाषा सेम हो सकती है, हमारा कल्चर पाकिस्तान के साथ इसलिए मैच नहीं करता कि जो रवायतें हैं, हम जिसको अपनी बहन कहते हैं उसके साथ हम निकाह शादी करने की इमेजिन नहीं कर सकते, और वो मतलब उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं। लैंग्वेज सेम है, कल्चर और रिलीजन अब अलग है।
और हमारा राइट टू क्लेम जो हमारी अपनी टेरिटरीज हैं, ये एक आप मानिए कि अननेचुरल स्टेट है और इट हैज टू बी डिसमेंटल्ड। अभी 50 साल पहले बांग्लादेश बना है और अगले 20 साल में कौन से नए देश निकलेंगे, या वो प्रोटेक्टोरेट बनेंगे इंडिया के, जैसे भूटान है प्रोटेक्टोरेट है इंडिया का। बलूचिस्तान के जब शाह कलात ने कहा कि मैंने जुड़ना है भारत में, तो नेहरू जी ने मना कर दिया, नेपाल को मना कर दिया, यहाँ तक कि आपके राजस्थान का कुछ हिस्सा है इसको मना कर दिया लेने के लिए, थर पर कर दो। सो ये इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आज जितनी हम ये ट्रायोलॉजी की डिस्कशन कर रहे हैं, ये समस्याएं हमारे को इनहेरेंट मिली है। पहले प्रधानमंत्री जो आज डेमोक्रेसी के हकदार हैं, वो डेमोक्रेसी कहाँ थी उस वक्त जब सरदार पटेल को चुना गया और गांधी ने कहा नहीं नेहरू प्रधानमंत्री बनेंगे। सो ये सब आई वॉश है। और मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूं, चूंकि हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहे, आप सब समझ लीजिए आपके अंदर जो खून है, जो आपके अंदर डीएनए है, वो शूरवीरों का खून है, वो शूरवीरों का डीएनए है। इसको जगाओ, इसको गर्म करो, और ये सब डूएबल है। ये कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कोई असंभव नहीं है। ये कुछ देखिए, अमेरिका ने जब एक बार पैर निकाल लिया अफगानिस्तान से, हमारे को पैर रखने का रास्ता मिल गया, और जहां हमने पैर रख लिए वो धरती भारत हो गई। बहुत बढ़िया रमणीक भाई। रमणीक भाई की बात पे एक बात ध्यान आई, जब पार्टीशन का मामला चल रहा था तो एक नेता हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वो गांधी जी के बड़े अच्छे फॉलोअर थे, फ्रंटियर गांधी कहते थे उनको, सीमांत गांधी। तो वो भिड़ गए बहुत बुरी तरह से पार्टीशन के समय कि आप पहली बात तो आप देश का बंटवारा मत कीजिए, हमको साथ ही रहना है, और अगर बंटवारा करना है तो फिर हमको धर्म के आधार पे जगह नहीं चाहिए, फिर हमारा एक ट्राइबल कल्चर है, हमारे अपनी एक व्यवस्था है पश्तूनों की, तो आप हमको पख्तूनिस्तान दे दो, चाहे छोटा सा ही दे दो, लेकिन हम ये जिन्ना विन्ना के आइडिया के साथ नहीं जाएंगे। पर गांधी जी ने उनके ऊपर अनैतिक दबाव काम में लेते हुए उनको चुप करा दिया, और उनको चुप कराने का नतीजा ये हुआ कि अब जितने सारे कन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं, अब तालिबान कह रहे हैं हमको ग्रेटर पख्तूनिस्तान चाहिए, जो फ्रंटियर गांधी मांगता था। तो अभी उनको फ्रंटियर गांधी आजकल तालिबान को भी वापस याद आ रहे हैं। मैं माननीय प्रताप जी भाई साहब से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग अपनी अपनी जगह भाई साहब काम करते हैं, पर सौभाग्य से आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पे नीतियों पे, विदेश नीति पे, बातों पे और इस तरीके की समस्याओं पे तंत्र के अंदर के बड़े लोगों के साथ भी समय पर आपकी चर्चा होती रहती होगी। तो हमारी सरकार के जो अंदर लोग हैं, नीति निर्धारक हैं, विचारक हैं, इन सारे विषयों को देखने वाले लोग हैं, उनके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि ये बात आगे किस दिशा में जानी चाहिए? कृपया। अभी रमणीक जी ने जिस तरह से बात कही कि आने वाले समय में अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होगा, देखिए भारत क्या है हमें पहले समझने की जरूरत है। अरे भारत कोई एक राजनीतिक सीमाओं का राष्ट्र नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्र है। तो इसलिए हमारे सामने चुनौती क्या है कि अफगानिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ। वो केवल राजा बदलने से अलग हुआ ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्मांतरण हुआ, धर्मांतरण के साथ वहाँ संस्कृति भी बदल गई, और वो संस्कृति ऐसी थी जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के एकदम बिल्कुल विपरीत थी, इसलिए हम अलग हुए। तो कुल मिलाकर हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, या जिस अफगानिस्तान को अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं, या इंडोनेशिया तक या समरकंद तक की बात आती है, तो हम इस बात को कहते हैं कि हमारी संस्कृति का जो विस्तार है वो फिर वहाँ तक पहुँचे। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हम फॉल्ट लाइन्स ढूंढने की बात हो रही है, हमारे अफगानिस्तान के साथ सामंजस्य बैठाने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो वो फॉल्ट लाइन्स के जरिए हम जो संपर्क करेंगे, हमारी संस्कृति का विस्तार वापस वहाँ तक पहुँचेगा। और निश्चित तौर पे जो भारतीय संस्कृति अगर पहुँच गई, वैसे भी जो सांस्कृतिक जो परिधि होती है वो बहुत लंबे समय चलती है, स्थायी होती है। राजनीतिक सीमाएं बदलती रहती है, राजनीतिक सीमाएं राजाओं के साथ और स्ट्रेंथ के साथ बदलती है, लेकिन सांस्कृतिक सीमाएं बदलती नहीं है। और हम जिस विचार के साथ अखंड भारत की बात कर रहे हैं, या जिस विचार के साथ हम भारत के विस्तार की बात करते हैं, वो एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। और निश्चित तौर पे देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, अभी मैं पिछले कुछ दिनों पहले एक पता लगा कि जो कश्मीर के जो गुजर बकरवाल हैं,
उन्होंने बातचीत में बताया है कि वो आज भी शादी विवाह के समय 2 गोत्र छोड़ते हैं। जैसे बात आए कि अभी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहन से भी शादी कर लेते हैं, चचेरी बहन से भी, तो लेकिन आज भी छोड़ रहे हैं। यानी कि अभी भी कुछ सांस्कृतिक जो आधार है वो बचे हुए हैं, उन्हें हमें जोड़ने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरह से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत का विस्तार हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, भारत शक्तिशाली हो रहा है, क्योंकि शक्ति के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो सांस्कृतिक विस्तार के साथ हम अखंड भारत, एक सांस्कृतिक भारत के रूप में दोबारा पुनर्स्थापित होंगे और हमारा जो स्वरूप है वापस प्राचीन स्वरूप वो हमें प्राप्त होगा। भाई साहब ने, भैया ऑन करना, भाई साहब ने बहुत अच्छे से नरेट किया कि आगे क्या क्या भारत सोचता है और हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र की परिकल्पना किस रूप में करते हैं, और हम सांस्कृतिक राष्ट्र के मोटिव को, उद्देश्य को लेके आगे चल रहे हैं। इसीलिए हम सबके मन में कहीं ना कहीं आज नेतृत्व और हमारे समाज परिवार को लेके ये दृढ़ विचार है कि भारत का विश्वगुरु बनने से भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। जैसे पिछले सेशन में बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा, भारतीय लोग पहले भी थे, लेकिन भारतीय लोग दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में भारत के लिए लॉबिंग करना और भारत के प्रति निष्ठावान होकर के जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में खड़े होकर के ये सारे काम करना जो सीधे सीधे भारत की उन्नति प्रगति में सहायक होते हैं। ऐसा एक नैरेटिव, ऐसा व्यवस्था और ऐसे पूरी दुनिया में हमारे लोग खड़े हो गए हैं। तो बहुत सार्थक चर्चा रही, इसके लिए आप सब लोगों ने सुना। ओमेन भाई साहब, रमणीक जी की फ्लाइट है तो आप पूछ लीजिए, आप फिर समापन करेंगे। इस पूरे पैनल में एकमात्र बात है जिसके साथ कम से कम मेरी सहमति है। बाकी सब मित्रों से एक प्रश्न है। इस्लाम कहता है कि मुस्लिम जहां पे मिले उसकी गर्दन काट दो। आप जो झगड़ा इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रहा है वो कि कितनी डिग्री का इस्लाम मैं लेकर आऊंगा, हिंदुओं का उसमें क्या लोकस स्टैंड है, क्यों हिंदुओं का समय नष्ट किया जा रहा है, क्यों हिंदुओं की जानें खराब की जा रही है, क्यों हिंदुओं का वैभव भाई, इस मरीचिका से हिंदू कब बाहर निकलेंगे कि हम वहां पर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि सिवाय रमणीक के की एक फोर्सफुल प्रेजेंस भारत की हो वो तो समझ में आती है, लेकिन आप सोचते हैं कि आप डिप्लोमेसी से उन्हें बेवकूफ बना देंगे। तो मेरे मानना है, अब शायद पता नहीं इस हाउस का क्या मानना है, कि बेवकूफ दरअसल हम बन रहे हैं जो हम समय, पैसा और अपनी सेना को अगर वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। इसका उत्तर विदाउट सॉल्विंग द इस्लामिक क्वेश्चन इंडिया शुड नॉट गेट इट्स फीट इनटू अफगानिस्तान। देखिए, nobody is saying that we should put soldiers on the ground. We are talking about exploiting the fault lines that exist. अफगानिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ऐसे बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं जो कि चंद पैसों के लिए, चंद फेवर्स के लिए वो पाकिस्तान की सेना के, देखिए एंड गेम तो आप तो गेम में अभी है नहीं ना, आप तो वहां पिछले 25 साल से गेम में नहीं है, तो आप तो अभी गेम में घुसने जा रहे हैं। ये बेसिकली अटल जी ने जैसे कहा कि धरती को समतल होना पड़ेगा, कई सारे नुकीले कांटे जो हैं वो उगाए हैं, तो आप तो अभी धरती समतल कर रहे हैं। आप वहां पर पे आप अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो आप वहां घुसेंगे, बनाएंगे, जो कि आप यूज करेंगे। अगर मैं कहता हूं, मैं आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ओपोनेंट्स ऑफ द आइडिया, जब ट्रंप ये कहता था कि आप हिंदुस्तान की फौजों को काबुल भेजिए, इंडिया जो है वो रीजनल पावर है, वो काबुल में रहे, हम वहां क्यों क्या कर रहे हैं। और ट्रंप ने बड़े पैसे ऑफर किए थे इंडिया को इस काम के लिए, और बड़ी सारी और चीजें ऑफर की थी, लेकिन इंडिया ने मना किया और हमने उस चीज को प्रेस किया था कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जाए बिना काम हो रहा है, इफ बोथ योर अपोनेंट्स आर विलिंग टू किल ईच अदर विदाउट यू गेटिंग इन्वॉल्व डायरेक्टली, तो आपको और क्या चाहिए। धन्यवाद वैभव जी। अब हम विधिवत रूप से सत्र का समापन करते हैं, क्योंकि मेरी चिंता समय से ज्यादा ये भी है कि हमारे रमणीक भाई की फ्लाइट है अभी, और इनकी फ्लाइट छूट गई तो ये कहेंगे मरवा दिया आपने मुझे। पर बहुत सार्थक चर्चा हुई, आप लोगों को निश्चित रूप से एक नया दृष्टिकोण मिला होगा इन सब चीजों को देखने का, समझने का, सोचने का।
आप सब लोग 2 मिनट के लिए मंच पर ही रहिए और मैं वैभव जी के स्वागत के लिए मोमेंटो देने के लिए भाई सत्यजीत जी को बुलाना चाहूंगा, तुरंत मंच पर आए। और प्रताप राव जी भाई साहब को फैसिलिटेट करने के लिए मैं भाई पंकज शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा, तुरंत मंच पर आए। वैभव जी दे दो आ जाओ भाई साहब। वापस आ। अब भाई साहब एक ग्रुप फोटो अपन चाह आगे आ जाइए। हाँ वैभव जी तो बीच में है ही। अगले सत्र से पहले हमारे एक छोटे भाई छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं, वो वीडियो रेडी रखना। तो मैं 2 मिनट के लिए प्रबल प्रताप जी को मंच पे बुला